अंबेडकर को लेकर संसद में सियासी संग्राम। अमित शाह के बयान पर भड़की कांग्रेस ने की इस्तीफे की मांग। बोली केंद्रीय गृह मंत्री ने दिखाया कांग्रेस को आईना। यूपी में कांग्रेस की विधानसभा घेरने की कोशिश नाकाम। लखनऊ पहुंचने से पहले ही कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अरेस्ट। गिरफ्तारी के दौरान बेहोश हुए पीसीसी चीफ अजय राय। मेडिसिन के क्षेत्र में रूस को बड़ी कामयाबी तैयार की। कैंसर रोकने के लिए वैक्सीन 2025 में नागरिकों का मुफ्त में होगा वैक्सीनेशन। रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे बॉलर। गाबा टेस्ट खत्म होते ही रिटायरमेंट का किया ऐलान। नमस्कार, IND 24 के सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। और इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे तमाम बड़ी और खास खबरें। तो सबसे पहले शुरू करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र से और इसके साथ ही संसद के शीतकालीन सत्र में जोरदार हंगामा भी जारी है। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संसद में संविधान निर्माता अंबेडकर पर की गई टिप्पणी पर बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसे डॉक्टर अंबेडकर का अपमान बताते हुए शाह के इस्तीफे की मांग की है। वहीं भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। बीजेपी का यह भी कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। नेहरू ने उन्हें चुनाव हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी और उनके बनाए गए संविधान के साथ खिलवाड़ किया गया, तो उन्हें भारत रत्न देने तक में कांग्रेस ने कोताही की है। पीएम मोदी ने भी अमित शाह के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर और दलितों की कभी तैशी नहीं रही। बाबा साहब अंबेडकर पर सियासी संग्राम जारी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर कांग्रेस भड़क उठी। अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर अगर उनकी नाम अगर तुम बार बार लेते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आप भगवान का लिए तो आप 7 बार हेवन जा सकते थे, यानी स्वर्ग जा सकते थे। ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि
वो खुद वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country. गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था और साथ साथ में ये बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को फिर से हराया है। कांग्रेस पार्टी ने अगर बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी नहीं हराते तो 52 के बाद भी बाबा साहब दोबारा चुन के इस सदन में पार्लियामेंट के मेंबर होते। और अगली खबर राहत भरी है। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बना ली है। जी हां, रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि हमने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है और इसकी जानकारी रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय की रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई कप्रिन ने रेडियो पर दी। पुतिन सरकार ने कहा कि आने वाले साल 2025 से रूस के नागरिकों को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी और यह सदी की सबसे बड़ी खोज है। डायरेक्टर आंद्रेई ने बताया कि रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी mRNA वैक्सीन विकसित कर ली है और रूस की इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से पता चला कि इससे ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि mRNA वैक्सीन क्या होती है। mRNA या मैसेंजर RNA इंसानों के जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है जो हमारी सेल्स यानी कोशिकाओं में प्रोटीन बनाती है। और इसे आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारे शरीर पर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारी सेल्स को उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती है और इससे हमारे इम्यून सिस्टम को जो जरूरी प्रोटीन चाहिए वो मिल जाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे कन्वेंशनल वैक्सीन के मुकाबले ज़्यादा जल्दी वैक्सीन बन सकती है और इसके साथ ही इससे शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। तो mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित या कैंसर की वैक्सीन पहली वैक्सीन है। तो कैंसर से जुड़े फैक्ट्स आपको बता दें, भारत में हर 10 कैंसर में से 7 मरीजों की मौत हो जाती है और विकसित देशों में यह संख्या 3 से 5 है। तो भारत में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को कैंसर होता है और भारत में 2022 में कैंसर की 14.13 लाख नए केस सामने आए। तो 2022 में 9.16 लाख मरीजों की कैंसर से मौत हुई। WHO के मुताबिक दुनिया भर में कैंसर से हर मिनट 17 लोगों की मौत होती है और भारत में हर 10 कैंसर मरीजों में से 7 की मौत होती है, जबकि विकसित देशों में यह संख्या 3 से 4 है। क्रिकेट से जुड़ी एक खबर दे दें। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में संन्यास ले लिया है और उन्होंने तीनों फॉर्मेट मिलाकर 287 मैच खेले और 765 विकेट लिए हैं। अश्विन भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और उनसे आगे सिर्फ अनिल कुंबले हैं जिन्होंने 953 विकेट लिए हैं। अश्विन ने गाबा टेस्ट खत्म होते ही रिटायरमेंट का ऐलान किया। वे कप्तान रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे जहां उन्होंने कहा कि आज भारतीय टीम के क्रिकेटर के तौर पर मेरा अंतिम दिन था
और मैं क्लब क्रिकेट खेलता रहूंगा। अश्विन ने 2010 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच से इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 106 मैचों में 537 विकेट हासिल किए। उनके नाम 37 विकेट हॉल हैं और 8 बार उन्होंने मैच में 10 विकेट लिए। अश्विन ने 156 वनडे विकेट भी हासिल किए हैं और T20 में अश्विन ने 72 विकेट चटकाए। तो वही अश्विन ने बतौर बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में 3,503 रन बनाए और उन्होंने कुल 6 टेस्ट शतक लगाए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम कुल 8 शतक रहे। He said announced, I'm not going to take too much of your time. This will be my last day as an Indian cricketer in all formats at the international level. I do feel there's a bit of punch left in me as a cricketer, but I would like to expose and probably showcase that in club level cricket, but this will be the last day. And I've had a lot of fun. I must say I've created a lot of memories alongside Rohit and several of my other teammates, even though I've lost some of them over the last few years. We are the last bunch of OGs, if we can say that, left out in the dressing room, and I would be marking this as my date of having played at this level. Obviously, there are a lot of people to thank, but I would be failing in my duties if I didn't thank the BCCI and the fellow teammates. Several of them. I want to name a few of them. So all the coaches who've been a part of the journey. Most importantly, Rohit, Virat, Ajinkya, Pujara, who've taken those splendid catches around the bat to give me the number of wickets I've managed to get over the years. Also a big thank you to the Australian cricket team who've been very fierce competitors. I've enjoyed my time playing against them. And I think it's already getting long. I wouldn't be taking any questions, but it's truly a very emotional moment. I don't think I'm in a position where I would be answering the questions in the right way. So please pardon me for that. And once again, yeah, that's my time. Thanks for being the journalist that you've been, writing good things and of course writing nasty things on occasions. That's a relationship I think we would maintain forever, and I hope the cricketers to come in the future will also get the same amount of love that you've given them. Once again, thank you all, and yeah, see you all soon. As a cricketer, I've just stopped it, and I might go on to be involved with the game because this is a game that's given me everything. और उत्तर प्रदेश में भी शीतकालीन विधानसभा सत्र जारी है और विपक्ष लगातार आक्रामक मोड में है और इसी के साथ कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें इसके पहले ही रोक लिया। लखनऊ कूच की तैयारी में लगे कांग्रेस नेताओं को प्रदेश के अलग अलग जिलों में ही रोक लिया गया और वरिष्ठ नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर पहुंचे कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इको गार्डन में जाकर छोड़ दिया। वहीं जिन नेताओं ने भी विधान भवन पहुंचने का प्रयास किया, पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। घेराव करने जा रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। धक्का मुक्की के दौरान वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। विधानसभा घेराव की कोशिश नाकाम रही। घेराव के पहले ही कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया गया। तो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस दौरान धक्का मुक्की के वक्त बेहोश हो गए। पुलिस ने रास्ते में ही कांग्रेसियों को रोका है और घेराव के पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। विधानसभा के घेराव से पहले ही कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही आराधना मिश्रा मोना को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया। और आपको बता दें, विधानसभा घेरने की कांग्रेस की कोशिश उत्तर प्रदेश में नाकाम रही। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को उनके जिलों में ही रोक दिया। लोकसभा में अमित शाह के बाबा साहेब अंबेडकर पर दिए बयान पर मध्य प्रदेश विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने अंबेडकर जी का अपमान किया है और इसी को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी किया। कांग्रेसी अमित शाह से माफी मांगो के नारे लगाते हुए सदन से बाहर निकल आए। वहीं कांग्रेस के विरोध पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि विधानसभा में विपक्ष को मर्यादित रहना चाहिए।
इस तरह की अमर्यादित बयानबाजी नहीं करना चाहिए। भोपाल लोकसभा में अमित शाह के बयान पर विपक्ष भड़का है और मध्य प्रदेश विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया और अमित शाह माफी मांगो के नारे विपक्ष ने लगाए। तो कांग्रेस के विरोध में बीजेपी ने भी पलटवार किया। विधानसभा में विपक्ष को मर्यादित रहना चाहिए। है कि इस देश के संविधान निर्माता को भूल गए, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया। और अगर इस प्रकार की टिप्पणी करते तो मैं समझता हूं कि पूरे देश के दलित, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी और जो कुचले गरीब समाज है उनका अपमान है। जो बाबा साहब अम्बेडकर को हमेशा भगवान की तरह पूछते, अमित शाह जी को तत्काल माफी मांगना चाहिए। संसदीय परंपराओं का उल्लंघन है ये हमारे आदि टिप्पणियां, ये हमारे आदित आचरण सदन में शोभा नहीं देता। इस तरह की अमर्यादित बातें नहीं की जाना चाहिए, जिनका कोई आधार नहीं है, केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए इनका उपयोग ठीक नहीं है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी जारी है और आज सत्र का तीसरा दिन है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि अनुपूरक बजट के नाम पर सरकार जनता को फिर लोक लुभावन सपने दिखाने का काम करेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वही खाद के मामले में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार चाहती तो खाद लाकर दे सकती थी, लेकिन यूक्रेन युद्ध के नाम पर जनता से झूठ बोला जा रहा है। सीएम को लंदन यात्रा से समय नहीं मिल रहा है। कांग्रेस विधायकों ने चाय की केतली लेकर गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन भी किया। भोपाल में शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन रहा और कांग्रेस विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया है। वह नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान भी इसे लेकर सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार ने चाहकर भी किसानों को खाद नहीं दिया है। तो आइए आपको सुनवाते हैं उमंग सिंघार ने क्या कुछ कहा। भगवान की तरह पूछते, अमित शाह जी को तत्काल माफी मांगना चाहिए। लगता है कि इस देश के संविधान निर्माता को भूल गए, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया। और अगर इस प्रकार की टिप्पणी करते तो मैं समझता हूं कि पूरे देश के दलित, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी और जो कुचले गरीब समाज है उनका अपमान है। जो बाबा साहब अम्बेडकर को हमेशा भगवान की तरह पूछते, अमित शाह जी को तत्काल माफी। और चलिए इसी के साथ अगली खबर हम आपको बताते हैं। संभल और वाराणसी के बाद अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में भी मुस्लिम आबादी के बीच एक शिव मंदिर खंडहर अवस्था में पड़ा हुआ है। दरअसल नगर कोतवाली क्षेत्र के लतावाला मोहल्ले में 54 साल पहले 1970 में भगवान शंकर के मंदिर की स्थापना की गई थी और उस समय यह क्षेत्र हिंदू बाहुल्य हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम आबादी बढ़ने के बाद हिंदू समाज के लोग यहां से पलायन कर गए और यह मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया। आपको बता दें, इस समय यह मंदिर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में होने के चलते इस मंदिर में ना तो कोई हिंदू पूजा अर्चना के लिए आता है और ना ही इस मंदिर में इस समय किसी भगवान की मूर्ति स्थापित है। और इस मंदिर के बारे में जहां अधिक जानकारी देते हुए यहां से पलायन करने वाले सुधीर खटीक नामने के युवक ने बताया कि वह इस मोहल्ले के निवासी मोहम्मद समीर आलम ने भी जानकारी दी। तो मुजफ्फरनगर में मुस्लिम कॉलोनी में खंडहर मंदिर बना हुआ है। 1970 में भगवान शिव के मंदिर की स्थापना की थी। हिंदू बाहुल्य यह क्षेत्र हुआ करता था। पूजा अर्चना के लिए यहां कोई हिंदू नहीं पहुंचता। इस मंदिर की स्थापना हुई थी, वहाँ पूजा अर्चना लगातार होती रही। उसके बाद कुछ वहाँ जैसे ही राम मंदिर का मुद्दा रहा तो हिंदू मुस्लिम वहाँ मुस्लिम बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ते रहे और हिंदू वहाँ से पलायन करने लगे। जैसे जैसे वहाँ हिंदू पलायन करने लगा वहाँ से, तो वो कुछ लोगों ने जब वहाँ क्योंकि जब मुस्लिम आबादी बढ़ी तो वहाँ पे मीट की दुकानें इस तरह की खोली, तो वहाँ पूजा अर्चना करनी असंभव सी हो गई। तो लोगों ने फिर वहाँ से जो भी हिंदू समाज के लोग थे वहाँ से मूर्तियाँ स्थापित करके 1990-91 में मूर्तियाँ ले आए एक मंदिर में ला के, उनको फिर वहाँ जो यथावत जो हिंदू रीति रिवाज होते हैं उसी के अनुसार उनकी पूजा अर्चना करके वहाँ उनकी पूजा अर्चना होने लगी। ये 1970 में जैसा कि आपने बताया इस्टेब्लिश हुआ था, तो उस समय यहाँ पर एक जो पाल बिरादरी है वो ज़्यादा रहते थे, जो कि जैसा कि हमारे बड़ों ने बताया है। तो यहाँ पर जब ये मंदिर इस्टेब्लिश हुआ था तो यहाँ पर जो गडरिया जो समुदाय हैं वो उनके घर थे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद वो अपना जो मकान थे, यहाँ की जो प्रॉपर्टी थी वो सेल आउट करके
और वो जो है यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पर जो है जो मंदिर में शिव जी की मूर्ति थी और शिवलिंग था, तो वो सभी यहाँ से जो है वो उठाकर ले गए थे। तो काफ़ी समय से यहाँ पे कोई भी पूजा अर्चना वो नहीं करता है कोई भी, ठीक है। बस मंदिर की जो देखभाल है, इस पर रीपेंट होना या फिर कोई भी, वो मुस्लिम समुदाय करता है। यहाँ पर जो घर हैं इसमें कभी गंदगी है तो सफाई करा दी या फिर पेंट करा दिया। तो सोशल मीडिया में वायरल वीडियोस तो देखा ही होगा, और इसी कड़ी में रामनगरी ओरछा में राम राजा मंदिर के सामने एक युवती का छोटे कपड़ों में अश्लील डांस करने का वीडियो भी वायरल हुआ था और उस युवती ने माफी मांग ली है। 2 दिन पहले सिया मिश्रा नाम की लड़की ने राम राजा मंदिर के सामने अश्लील कपड़ों में भोजपुरी गाने पर डांस कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रील शेयर की थी, जिस पर नगर के लोगों और ओरछा राम राजा मंदिर से जुड़े हजारों श्रद्धालुओं ने आपत्ति भी दर्ज की थी। लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने के बाद कही गई थी और युवती पर प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही गई थी। वहीं अब सिया मिश्रा ने एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें में माफी मांगते हुए नजर आ रही हैं। 2 दिन पहले मैं एक वीडियो शूट करने गई थी ओरछा, जिसमें मैंने राम राजा मंदिर के सामने एक वीडियो शूट की थी, जिसमें मैंने भोजपुरी सॉन्ग का उपयोग किया था, जो कहीं ना कहीं बहुत गलत था। मेरी गलती है, मुझे वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। वो वीडियो अपलोड करने की 1-2 घंटे बाद ही वो वीडियो मैं डिलीट कर चुकी हूँ। मैं ज़िंदगी में कभी भी ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। तो IND24 के सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।